आवेग में किया गया विरोध विरोध की श्रेणी में नहीं आते। तो नीरज सोनी से मेरा इतना गहरा संबंध हमेशा रहा। एक मैं कुछ बोल रहा हूं तो मुझे पहले समझ तो लो, सीधा चैनल पर आने के पहले, बोलने के पहले मुझसे एक बार पूछ तो लो, राघव हो क्या गया? नीरज सोनी जी ने बागेश्वर धाम का बचाव करते हुए राघव पाठक से बगावत ली, और सिर्फ राघव पाठक से नहीं, यहां पर यह बात भी धीरेन्द्र जी को भी समझनी चाहिए कि नीरज सोनी वो व्यक्ति है जिसने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चलते लगभग उन सभी लोगों से बगावत बोल ली जिन्होंने धीरेन्द्र का कहीं ना कहीं विरोध किया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को उसके एवज में फीस लेना चाहिए, उसको व्यवसाय के स्वरूप में डालना चाहिए और अपने जैसे कई लोगों को प्रशिक्षित करके अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहिए, उसका फ्रेंचाइजी सिस्टम डेवलप कर देना। अगर आप उसको व्यवसायिक दृष्टिकोण से लेकर चलेंगे तो आज नीरज के साथ बात बिगड़ी है, कल किसी और के साथ भी बात बिगड़ सकती है। मेरी शंका ये है, कोई बड़ी उपलब्धि आ गई तुम्हारे पास, उस उपलब्धि का सम्मान हम सब बुंदेलखंड वासी और आपके चाहने वाले जिन्होंने आपको बढ़ाया वो सब करें। नमस्कार, जनता की बात में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज चाहे बुंदेलखंड की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या सारे देश की, एक नाम बेहद चर्चा में है, पहले भी था आज भी है, वो है बागेश्वर धाम का। बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आजकल बेहद चर्चा में हैं। हालांकि विवादों में लगातार रहते हैं, स्पष्टीकरण भी आते हैं, लेकिन आम जनता या स्वयं मीडिया कौन उससे संतुष्ट है कौन नहीं है ये अलग विषय है। आज हम खासतौर पर क्षेत्र के जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञ और सबसे बड़ी बात ये कि इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल मध्य प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राघव पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम कुछ मुद्दों पर, उसमें बागेश्वर धाम भी शामिल है, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सीधे उनका रुख करते हैं और उनसे संवाद जारी करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जयराम जी। आज हम खासतौर पर बागेश्वर धाम यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर आपसे चर्चा करना चाहते हैं। मैंने देखा है कि पिछले एक सप्ताह में आपने कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके संबंध में साक्षात्कार दिया है। हालांकि मैं कई बार आपसे चर्चा करता रहा हूं, इस मामले पर आपसे बातचीत करना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं आपने उसको दरकिनार किया है। और ऐसी क्या वजह रही कि मैं उस मुद्दे पर उनको लेकर आपसे संवाद करना चाहता था, लेकिन आपने उसको तवज्जो नहीं दी। लेकिन अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर आपने उस मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त की, लेकिन मुझे दरकिनार रखा, ऐसा क्यों? जयराम जी, आपका पत्रकारिता का जो अनुभव है और छतरपुर की पत्रकारिता, मैं बड़ा खुले बात में बोल रहा हूँ, आपका जो पत्रकारिता का अनुभव है वो राष्ट्रीय स्तर का है जी। और जो छतरपुर की पत्रकारिता की जो बातें होती है वो स्थानीय स्तर की। स्थानीय स्तर पर हमें अगर किसी बात को कहना है, करना है, तो उसके लिए हम स्थानीय पत्रकारों का अधिकांश तौर पर चयन करते हैं। आज ऐसा समय मुझे लगा, जब आपने टोका तो मुझे लगा कि अब मैं आपसे वो बात पूरी कर सकता हूं। और शायद मैं अपने क्षेत्र के साथ साथ मुझसे जुड़े बहुत से लोग जो देश में भी जुड़े हैं, बाहर विदेश में भी जुड़े हैं, स्थानीय स्तर पर भी जुड़े हैं, उनके सामने भी पूरी बात इस मुद्दे को लेकर के रख सकूं, जिस मुद्दे को लेकर मुझे बार बार बीच बीच में लाया जाता है। मैं इस मुद्दे पर बहुत मुखर रहा हूं, जिस मुद्दे को लेकर के आप मुझे छेड़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो शुरुआत इसी बात से करते हैं। पहला सवाल भी यही है कि आप जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं, कुछ समय पहले, कह सकते हैं कुछ महीने पहले या कुछ वर्ष पहले, आप एकदम मुखर हुआ करते थे बागेश्वर धाम के मुद्दे पर। लेकिन आप जब अपनी बात रखते तो लोग उसको खिलाफ समझते थे किसी व्यक्ति विशेष के लिए, खासतौर पर धीरेन्द्र शास्त्री के लिए। तो आप क्या कहना चाहते थे, लोगों ने क्या समझा, उस मुद्दे की चर्चा करना चाहते हैं कि क्या वास्तव में उनके खिलाफ थे? आवेग में किया गया विरोध विरोध की श्रेणी में नहीं आता। पहली चीज, जिस समय मैंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध किया, वर्ष 2021 अप्रैल का माह, और जिस दिन किया वो तारीख भी याद है, 21 अप्रैल 2021 निकाल करके मेरे फेसबुक में आज भी वो वीडियो, जो रातों रात हजारों लोगों ने देखा, सैकड़ों लोगों ने कमेंट किया, लाइक किया, वो रातों रात 24 घंटे में जो वीडियो पहुंचा था, मैंने चैलेंज करते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के सामने वो बात रखी थी, जिस बात का बहुत दूरगामी लक्ष्य था या बहुत दूरदृष्टि के साथ मैंने अपनी पूरी बात रखी थी। लेकिन उस बात को रखने के पीछे मेरा कतई आशय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का या धर्म का या सनातन सभ्यता का विरोध करना नहीं था। मतलब आप ये कहना चाहते कि नुकसान की प्रतिक्रिया थी, वो नुकसान, वो धार्मिक आधार पर खिलाफत नहीं कर रहे थे? बिल्कुल भी नहीं। वो मेरा एक आवेग था, मेरा क्रोध आवेग था, जिस आवेग की वजह जो थी
वो एक ऐसा समय था जिस समय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कथा नहीं करनी चाहिए थी, और जो कथा की गई थी छतरपुर में, उस कथा में छतरपुर के कई लोगों की जनहानि हुई थी। कि जिस समय कोरोना का प्रोटोकॉल चल रहा था, देश दुनिया में एक प्रोटोकॉल लागू था कि इस प्रोटोकॉल के मद्देनजर भीड़ करना या अतिरिक्त हर प्रकार के समारोह प्रतिबंध था पूरे विश्व में, वैश्विक रूप से। उस समय हमारे यहाँ के विधायक जी ने एक कथा का सृजन किया, कथा आयोजित की। कथा में ये बताया गया था, कहा गया था बहुत सीमित संख्या में है, लेकिन उस कथा में हजारों की भीड़ हुई। सुना है मैंने। वहां से महामारी का प्रकोप फैला। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने आप को भविष्य दृष्टा बताते हैं। आज भी किसी का भविष्य जानने वाला या किसी का कुछ भी कहने वाला, कुछ भी चीज करने वाला, उनका जो पहला कि हम आपके मन की बात पढ़ लेते हैं किसी, तो मेरा प्रश्न उस समय सिर्फ इतना था, और आवेग में था वो, मेरा विरोध नहीं था। क्या आप कथा के पीछे इतने लोगों की जनहानि होगी, क्या ये नहीं देख पाए धीरेन्द्र जी? हम अपनी मानवता को वैज्ञानिक अनुसंधान की दिशा में लेके जाना चाहते हैं या इन चमत्कारों की आड़ में उनको भ्रमित करना चाहते हैं? तो आपको लगता है कि जैसे आप जो उनको सलाह देना चाहते थे, जो मशवरा देना चाहते थे, उन्होंने उस बात को स्वीकार किया कि हाँ आप सही कह रहे हैं, या फिर उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया? उस चीज को उन्होंने इग्नोर कर, देखो क्या बात, एक होता है बहुत अच्छा स्वभाव इग्नोर करना, और मैं चाहता था चूंकि हमारे परिवार का सदस्य है, सब चीजें हैं, इसको ऑलरेडी करीबी है, जब उसकी पड़ताल की तो करीबी है, तो ये कहीं जा करके सत्य के सही मर्म को समझे, संसार या जनता इसको स्वीकार कर रही है, तो ये सत्य के सही स्वरूप को उद्घाटित करे, बजाय कि पाखंड या ढोंग या चमत्कार की आड़ में धर्म को कटघरे में खड़ा कर दे। यहां पर मैं विरोध में था, मेरा नुकसान हुआ था, कोई विरोध नहीं कर रहा था उस समय, मेरे सामने कोई नहीं, धार्मिकता का विरोध नहीं था वो, कोई धार्मिकता का विरोध नहीं था, कोई धार्मिकता का विरोध नहीं था वो, ना धर्म का। लेकिन मुझे उस समय ये सिद्ध करने की कोशिश की गई कि मैं धर्म विरोधी हूं, तो वहां से मेरा धीरेन्द्र का जो एक संबंध आप जिसको लेकर के जोड़ना चाहते हैं, वहां से मेरा संबंध जुड़ा। नीरज सोनी जो कि बुंदेली चुगली के और छतरपुर के जाने माने पत्रकार हैं, उन्होंने आपका नाम लिया है, और उन्होंने उसी, अब मामला क्या था वही मुझे पता है, लेकिन आपको उस मामले में घसीटा गया, तो उसमें कितनी सच्चाई है? बात मैं वही यहाँ करके आपको कहना चाहता हूँ। इसी मुद्दे को लेकर के कल परसों राजीव जी ने मेरा इंटरव्यू लिया, और मैंने उस मुद्दे को स्पष्ट करने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी का नाम सही नहीं लेना चाहता था। अब बात यहाँ आ रही है कि वहां मेरा, जब मैं धीरेन्द्र का विरोध कर रहा था, धीरेन्द्र का नहीं, धीरेन्द्र के धर्म का नहीं, धीरेन्द्र के अध्यात्म का नहीं, कथा का नहीं, धर्म के उस स्वरूप का जिस स्वरूप में आडंबर के रूप में या चमत्कार को बढ़ावा करके अपनी मार्केटिंग, बोलते ना कि कई बार मार्केटिंग स्टंट कुछ होते हैं, और मार्केटिंग स्टंट का सहारा लेकर के एक व्यवसायी व्यक्ति अपना प्रोडक्ट बेचता है, तो ठीक है, बट वो कहां तक कितना जायज है, मेरा सिर्फ इतना था। उस समय नीरज सोनी जो मुझसे 15 साल लगभग से परिचित थे, मैं उनका बड़े भाई के रूप में सम्मान करता था, मेरे परिवार का हिस्सा थे। मैं अगर अपनी किसी ऐसी स्थिति में मुझे तकलीफ अगर होती थी, तो मैं आधी रात में उनको कॉल करता था। जब मैं धीरेन्द्र का विरोध कर रहा था, उस समय कोई मेरा विरोध नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं सत्य बात का उद्घाटन कर रहा था, मेरे खिलाफ कोई नहीं था। धीरेन्द्र भी कई बहाने बना करके, कई इधर उधर जा करके कोने से अपनी बात रख रहे थे, उसके सारे साक्ष्य मौजूद हैं, लेकिन हमें वो साक्ष्य आज की डेट में धीरेन्द्र क्या है, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं, लेकिन उस समय धीरेन्द्र की क्या स्थिति थी और किस तरीके से अपनी बात रख रहे थे, वो एक अलग समय था। उस समय मेरे सामने नीरज सोनी फ्रंट से आकर के धीरेन्द्र का बचाव करते हुए सामने आए, उसमें वो अपनी मर्यादा वहां भी भूल गए, जहां मैं उनसे थोड़ी सी मर्यादा की उम्मीद करता था कि भाई मैं छोटा भाई हूं, अगर मुझसे कोई गलती हुई है या मैं भावावेग में कुछ बोल रहा हूं तो मुझे पहले समझ तो लो, सीधा चैनल पर आने के पहले, बोलने के पहले मुझसे एक बार पूछ तो लो, राघव हो क्या गया, असल बात क्या है। ये मैं आज बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि यहां पर नीरज भैया को समझनी चाहिए थी। मैं सिर्फ उनसे इतनी बात चाहता कि नीरज भैया मुझसे एक बार ये बात पूछ तो लो कि राघव हुआ क्या, असल क्यों विरोध कर रहे हैं, वो तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, शास्त्री जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बागेश्वर सरकार इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं वो समय मेरे जीवन का अभी तक का सबसे कठिन और कष्टकारी समय था। नहीं, आपके कहने का मतलब जो विस्तार पूर्वक आपने कुछ बताया, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उस समय मानो आप को साबित कर दिया गया कि आप धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ हैं, और नीरज सोनी तब उनके साथ खड़े दिखाई देते थे। लेकिन अभी उस वीडियो में एक बात सुन रहा था, वो ये कहते नजर आते हैं कि मुझे धीरेन्द्र शास्त्री
कि उसमें किस संबंध में वो कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारा राघव पाठक का विरोधी बना दिया गया और मुझे लेना एक ना देना दो। तो बना नहीं दिया गया, बना नहीं दिया गया। नीरज सोनी जी ने बागेश्वर धाम का बचाव करते हुए राघव पाठक से बगावत ली, और सिर्फ राघव पाठक से नहीं, यहां पर यह बात भी धीरेन्द्र जी को भी समझनी चाहिए कि नीरज सोनी वो व्यक्ति है जिसने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चलते लगभग उन सभी लोगों से बगावत मोल ली जिन्होंने धीरेन्द्र का कहीं ना कहीं विरोध किया। अब वो विरोध क्यों किया, इसकी गहराई तक शायद नीरज सोनी तब नहीं पहुंचे जब उनको पहुंचना चाहिए था, क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर आज नीरज सोनी भैया विरोध कर रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का, वही कमोबेश मुद्दे तो रहे हैं धीरेन्द्र की खिलाफत का जिन्होंने विरोध किया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अध्यात्म का विरोध ना तो नीरज कर रहे हैं आज, ना हम कर रहे हैं, ना व्यक्तिगत रूप से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कोई विरोध कर रहा है। इस बात को समझने की आम जो दर्शक है उसके मन में यही बात आ सकती है, आम जो उनके प्रति जो आस्था रखने वाला व्यक्ति है कि तो अब परिस्थिति के मुताबिक पहले उनके साथ थे, आज उनके खिलाफ है, तो या तो नीरज सही या गलत होंगे या धीरेन्द्र शास्त्री सही या गलत होंगे। अब यही एक परिस्थिति कि नीरज सोनी सही है या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सही है। मैं अपने स्तर पर आकर के कहूं कि दोनों ही अपने बुने हुए जाल में फंसे हुए हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत ये बात समझिएगा, इंसान अपने बुने हुए जाल में कैसे फंस जाता है, ये दोनों को ही इस घटनाक्रम से समझने की जरूरत है। धीरेन्द्र से मैं जो कह रहा था कि देखो, आप जब आडंबर के चलते आप छोटी सी सिद्धियों को दिखा करके, चमत्कार को दिखाकर एकदम से बड़े तो हो जाओगे, लेकिन जमीन को संभाल नहीं पाओगे। धीरेन्द्र को उठाने में स्थानीय पत्रकारों का ही योगदान प्रमुख रोल है। उनमें बुंदेली चुगली, उनमें पैक्टेक टाइम, उनमें महाकवरेज न्यूज, उनमें रिक्की सिंह, उनमें राजीव शुक्ला, उनमें स्थानीय मीडिया का भूपेंद्र सिंह, दबंग मीडिया, मध्य आप जाकर के देखिए, चयनित कीजिए कि छतरपुर के किन किन पत्रकारों ने, हमारे लखन नामदेव जी है, जानकारी है, संतोष गंगेली जी, छतरपुर के सारे पत्रकारों ने जी जान लगा करके धीरेन्द्र का सपोर्ट किया उस पटल तक लाने में जिस पटल पर आज धीरेन्द्र रूपी सितारा जगमगा रहा है। तो आपको लगता है कि इन लोगों ने उनकी उन कमियों को जिन पे आप सवाल उठा रहे हैं उनको बिल्कुल निसंदेह रूप से मैं उन कमियों को पाटा। लेकिन देखो क्या होता है, दो दाग छिपाए जाते हैं। अगर 98 अच्छाइयां हो तो दो दाग छिपा लेना बेहतर, कोई बुराई नहीं। लेकिन वो दो दाग चल करके 98 दागों में ना बदल जाए, 98 दागों में ना बदल जाए, इससे बचना चाहिए हमारी समझदारी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो घटनाक्रम होगा, धीरेन्द्र ने अपने उन दो दागों को धीरे धीरे बढ़ा करके अपने चारों तरफ ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं विस्तार कर लिया जिन लोगों ने उनको आज इंगल्फ कर लिया, और जिन लोगों ने इनको बढ़ाने में सहयोग किया था कहीं ना कहीं वो दूर जाकर के छिटक गए। क्योंकि कल का ही अगर आप इंटरव्यू देख रहे हो राजीव शुक्ला के साथ, तो राजीव शुक्ला ने भी यही पीड़ा जाहिर की। देखो क्या होता है, एक छोटी सी बात है, मैं आपसे पूछता हूं, एक सामान्य सी बात है, जिला लेवल के संवाददाता को, कोई नेशनल न्यूज का है, मासिक क्या मिलता है? आप तो पत्रकार हैं, आप बताइए। सच्चाई तो ये है कि कोई भी, चाहे राष्ट्रीय चैनल का होता है, प्रादेशिक चैनल का, किसी भी संस्थान का, उसे कोई भी वेतनमान नहीं मिलता है, कोई भी पारिश्रमिक नहीं मिलता है। फिर उनका आजीविका कैसे चलती है सर? आजीविका उसके दूसरे तमाम साधन है, और वो संस्थान भी जानते हैं। उनको कह सकते हैं कि साठ गांठ रखनी पड़ती है मार्केट से पैसा कमाने के लिए। उनको कहीं ना कहीं जो मुद्दे उसके सामने आए हैं, सच और झूठ, उनको सबको सच को दरकिनार रखना पड़ता है, झूठ का साथ देना पड़ता है। एक पत्रकार है साहब, और वो बात बोल रहे हैं जिस बात को आप सभी लोगों को, जो भी दर्शक हैं, नोटिस करना चाहिए, और जो भी पत्रकार है उनको नोटिस करना चाहिए। एक पत्रकार के पेट की रोटी कहां से लगी होती है? उसकी तिकड़म में। अगर वो तिकड़म नहीं करेगा तो उसके पेट में चलेगा, उसके पेट में रोटी नहीं आएगी। ये बात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री समझ चुके थे। ये हम जानते हैं पत्रकारों की मजबूरी, ये बात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अच्छा समझ चुके थे। बिल्कुल, उन्होंने पत्रकारों का सम्मान किया। स्थानीय पत्रकारों का तब तक सम्मान किया जब तक उनके लेवल पर वो थे, जब तुमकी जरूरत। उससे बड़े लेवल पर आए, उस लेवल के पत्रकारों की, हाँ, कहीं ना कहीं वो दल या समूह पीछे छूट गया। देखो, विज्ञापन व्यवसाय की जननी है, जहां से विज्ञापन होता है आपके प्रोडक्ट का, वो आपको लेकर के चलना, वो भी पत्रकारिता का एक हिस्सा है। हाँ, अब मैं वही चाहता हूं, फिर जेन्युइन पत्रकारिता की जो उम्मीद करते हैं समाज में लोग, क्या वो गलत उम्मीद में जीते हैं? आज जो प्रसंग जो खड़ा हुआ है, आज कहीं ना कहीं समाज एक तरफ नीरज सोनी को ब्लैकमेलर के रूप में बता रहा है। जैसा मैंने जाना नीरज सोनी को व्यक्तिगत रूप से,
नीरज सोनी ब्लैकमेलर आदमी नहीं है। ये मैं गारंटी पर कह रहा हूं, क्योंकि मैंने उस व्यक्ति के साथ एक लंबा समय बिताया है। वो व्यक्ति सिद्धांत का और अपने स्वाभिमान का और अपनी जिद का एक अड़ियल व्यक्ति है, उसी रूप में जिस रूप में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने ब्रह्मचर्य पर, अपने चरित्र पर हुंकार भर के संसार में दहाड़ रहे हैं। असल मुद्दा ये है, असल मुद्दा ये है। हम कह सकते हैं कि जिसके आपके कहने का मतलब ये है कि उधर अगर पत्रकारिता के लिहाज से है तो अगर ईमानदारी कूट के उनमें भरी हुई है जैसे नीरज सोनी में, तो इधर आप ब्रह्मचार्य की बात कर रहे हैं, इधर चरित्र की बात कर रहे हैं। अब लेकिन पवित्रता उनको मतलब उनकी नस नस में है, पवित्रता नस नस में है, लेकिन चाहत क्या थी जिसके चलते धीरेन्द्र ने इतना वैभव, इतना आडंबर फैलाया? लोकप्रियता हासिल, लोग ये बात ये बात संज्ञान में लाई जाए कि धीरेन्द्र की जो चाहत थी, धीरेन्द्र का स्वार्थ था वैश्विक लेवल पर लोकप्रियता को हासिल करना। आध्यात्म का मूल क्या होता है साहब? धर्म का मूल क्या होता है? अध्यात्म किसकी खोज करता है? लोकप्रियता की नहीं, स्वयं को जाने नहीं कि आपके उद्देश्य क्या है, आपका दायित्व क्या है समाज के प्रति, धर्म के प्रति। गुरु का कार्य क्या होता है? गुरु का कार्य होता है कि अपने शिष्य को सही मार्गदर्शन देना, शिष्य को बांधना, उलझाना या उसको मुक्त करना, उसको मुक्ति के मार्ग पर ले जाना। और कोई गुरु क्या किसी शिष्य को ये कहता है नहीं यहीं आओ, इतने दिन आओ, ऐसा करो, ऐसा करने से होगा? तो क्या ये गुरु का कार्य है? ये बहुत बड़ा बड़े साफ संवाद करते हैं। आप जो संकेत देना चाहते हैं, मैं भी मेरे मन में भी वो सवाल रहता है, जैसे कि आप कहना चाह रहे हैं कि मैंने कई बार सुना है, धीरेन्द्र शास्त्री की चर्चा चल रही है, वो अपने उसमें बातों में कहते हैं या एक प्रकार के बहुत प्रचंड तरीके से कहते हैं कि आप बागेश्वर धाम आइए, यहाँ ये भला होगा, होता है, लोगों का भला होता है, बजरंग बली पे आस्था है, हनुमान जी पे आस्था है, होता है भला, लेकिन इसी स्थान पे आइए, यहीं आपका कल्याण होगा, यहीं आप सारी समस्याओं से दूर हो जाएंगे। तो मानो ऐसा लगने लगता है जैसे अन्य जगह जहां विराजमान है हमारे बजरंग बली हनुमान जी महाराज, उनकी उन मंदिरों के प्रति, उन आस्थावान स्थानों के प्रति कहीं न कहीं दुर्भावना रखी जा रही है। मतलब दूसरे स्थान नगण्य है, मेरा स्थान सर्वोच्च है। फिर एक व्यवसायी में मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, तुम्हारा प्रोडक्ट, फिर एक व्यवसायी में और एक आध्यात्मिक व्यक्ति में अंतर क्या रहा साहब? बिल्कुल इस लिहाज से तो कहेंगे कि अध्यात्म और यहाँ उनकी आस्था भी कहीं ना कहीं व्यापारिक है। मैं बात अब आप व्यापार को बढ़ावा दोगे तो जिन्होंने आपको बढ़ाया आप उनको नहीं बढ़ाओगे तो क्या होगा? बहुत बड़ी बात, क्या होगा? बहुत बड़ी विरोध होगा। आज कितने दिन दबाओगे? विद्रोह होगा। कितने दिन दबाओगे? नहीं दबाओगे, एक दिन वो कहते हैं कि जब अंदर की जो सुलग है, अंदर जो कुछ सुलग रहा है वो फट जाएगा, ज्वाला। मैं महाराज जयराम जी, मैं इसी बात को लेकर के धीरेन्द्र बाबू आपको शुरुआत से आगाह करता रहा कि आप जो माया जाल बुन रहे हो उस माया जाल का अंत स्वयं है। मैंने आपसे जिस दिन भेंट की थी, मैं बीच में मिला था अंकुर भाई के साथ, मैं अपना नाम लेकर। आप उनसे मिले हैं पर्सनली? मैं मिला था। हालांकि ये बताया, अच्छा ये अभी जो नीरज सोनी ने वो बात भी कही है कि क्या पता अब उनकी कुछ साठगांठ हो गई हो या तालमेल बन गया हो, कुछ ऐसा कहते नजर बिल्कुल उनका नजर आया, क्योंकि मैंने उनको ये पता चला है कि हमारी धीरेन्द्र जी से मुलाकात हो चुकी है। हम धीरेन्द्र जी का आजकल विरोध क्यों नहीं कर रहे? कहीं ना कहीं उनके मन में ये शंका है कि आजकल जितने विरोध करने वाले हैं सब शांत हो चुके हैं, मतलब कहीं ना कहीं इनकी कोई सेटिंग हो गई है। उसको लोग सेटिंग के लिहाज से देखते हैं। अब मेरी तो क्या सेटिंग हुई है धीरेन्द्र बाबू आप जानते हैं, अंकुर भैया बैठे जो हमारे साथ गए थे, जो हमारे माध्यम बने थे वो जानते हैं। मेरा एक व्यक्तिगत मुद्दा था, मामा जी जिस विषय को लेकर के धीरेन्द्र के साथ लगे हुए थे उस विषय पर मुझे धीरेन्द्र का पक्ष जानना था। नहीं, मैं एक सूत्र वाक्य में याद करता हूं जी, आप कि कहते हैं कि ज्ञानी वह कहलाता है जो वर्तमान की परिस्थितियों के मुताबिक आचरण करता है। तो क्या धीरेन्द्र शास्त्री में आपको चीज नजर नहीं आती? किस परिप्रेक्ष्य में आप पूछ रहे हैं इस बात को? वर्तमान में लोकप्रियता पाने के लिए तमाम हथकंडे कह सकते हैं आप उसे, अपना जो टैलेंट है उसका प्रदर्शन कह सकते हैं, उनके अंदर कोई भी कला है, चाहे वो धार्मिक रूप से है, किसी भी तरीके से उसका प्रदर्शन करके अगर वो लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं तो लोग जाहिर सी बात है उनका समर्थन करेंगे। हजारों धर्म की चाशनी ऐसी है महाराज जयराम जी, गलत कहाँ हो जाता है? धर्म की चाशनी में ना लपेटा जाए अपने हुनर को। ये बात, मेरे अंदर प्रतिभा है, मैं आपके घुटने को, आपके सिर के दर्द को 2 मिनट में ठीक कर देता हूँ।
अब मैं ये बैठ करके हनुमान जी के मंदिर पर बैठ जाऊं और मैं ये कहूं ये सिद्धि है, मैंने तुम्हारा घुटना ठीक कर दिया, दौड़ जाओ, ये गलत हो जाता है। उस स्थान में से उसको अब लोगों की श्रद्धा हनुमान जी से जुड़ी हुई है, लेकिन हनुमान जी की आड़ लेकर के आपने अपने हुनर को चमत्कार का या सिद्धि का स्वरूप का नाम दिया, चमत्कार का स्वरूप दे दिया। नहीं तो वो तो कहीं प्रतिभा और हुनर का स्वागत है, लेकिन उसको धर्म के आड़ में प्रस्तुत करना, अपने स्वयं के स्वार्थ को, किसी छिपे स्वार्थ को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ बात कहाँ गलत हो जाती है? जैसे वो ये कहते हैं कि यहाँ बागेश्वर आई हो, बागेश्वर हनुमान जी और बालाजी सरकार यहाँ, और सन्यासी बाबा की बात करते हैं, तो यहाँ सारे आपके मनोरथ सफल हो जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो फिर कैसे कहें कि मान लो वो चमत्कार की बात कर रहे हैं, वो तो आस्था की बात कर रहे हैं, आस्था की बात कर रहे हैं महाराज। तो यहाँ पर मैं ये चाहता, मेरी व्यक्तिगत, देखो मैं वो क्या कर रहे हैं आज, वो क्या है, हमें मतलब नहीं है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि नीरज जी ने, वो दोनों आज जहां खड़े हुए हैं, धीरेन्द्र जी जिस स्थिति में उलझे हुए हैं और नीरज जी जिस स्थिति में उलझे हुए, क्योंकि ये दोनों आजकल आमने सामने, कल ये दोनों एक साथ थे। बिल्कुल। हम जिस मुद्दे पर हैं, धीरेन्द्र क्या कर रहे हैं, मेरी नजर में जो था, धीरेन्द्र को जो करना चाहिए था, आप हनुमान जी पर विश्वास रखें। हमारे एक विजय शंकर मेहता जी हैं, बहुत अच्छे पंडित जी हैं, हनुमान जी के ऊपर साधना करते हैं, बताते हैं। उन जैसी कई विभूतियां हमारे देश में हैं जो साइलेंट होकर के लोगों को, उनसे भी लाख लोग जुड़े हुए हैं, बट वो प्रदर्शन नहीं करते। तो यहां जो करना चाहिए, आप हनुमान जी पर श्रद्धा रखें। हनुमान जी आपके मोहल्ले में भी है, आपके घर में भी है, आपके सराउंडिंग में जो भी हनुमान मंदिर है, दक्षिण मुखी, उत्तर मुखी, कुछ भी है, आप लोग बागेश्वर के हनुमान जी से मिलने आते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलने आते हैं? मुझे तो, मेरा जो मानना है तो धीरेन्द्र शास्त्री से ही मिलने आते हैं, उन्हीं के दर्शन करने आते हैं। लेकिन बुलाया किससे मिलने के लिए जाता है? हनुमान जी से, बालाजी सरकार से। तो हनुमान जी तो वही है ना, वहीं रहना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। धीरेन्द्र को ये बोलना चाहिए अपने मुंह से कि आप हनुमान जी के पास जाइए, अपने क्षेत्र में जाइए, वहीं रहिए, लोगों को खुद से बांधना। आज धीरेन्द्र भी उसी जाल में उलझ चुके हैं। अब लाखों लोगों की भीड़ लगती है, खुद को सोने का वक्त नहीं मिल पाता। उसी चक्कर में आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग आ गए जो आपके पीछे इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा अहंकार का लवादा लाद करके गुंडागिर्दी या जो भी प्रसंग सामने आ रहे हैं, दिख रहे हैं, आप लोगों के सामने भी, हमारे सामने भी है, वो प्रसंग क्या हो रहे हैं? कहीं ना कहीं संसार में किसका कारण बन रहे हैं? शोर। और मैं इसी शोर को बहुत दूर से देख पा रहा था। मैं इसी शोर को बहुत दूर से 3 साल पहले देख पा रहा था कि ये शोर आज नहीं तो कल, ये मुद्दा इतना गर्म है कि आप देखो मैं पसीना हो रहा हूँ, तरबतर हो रहा हूँ। तो मुझे ये लगता है कि जैसे जो धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं, हालांकि उसको चमत्कार का नाम दे रहे हैं, वो स्वयं देते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से ज्यादातर एक मुद्दा उठता है कि कहते हैं कि एक क्षेत्र को एक पहचान मिली है और छतरपुर जिले का नाम रोशन किया है, या बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। तो इस लिहाज से लोग उनका ज्यादा सपोर्ट करते नजर आते हैं। जो चर्चा हम कर रहे हैं, आध्यात्मिक रूप से उसको लोग सही मान सकते हैं। मैं फिर कहीं ना कहीं हम व्यावसायिक दृष्टिकोण से क्षेत्र के लिए ये एक अच्छी पहल है। मैंने इस आप उसको सपोर्ट करते हैं व्यावसायिक दृष्टिकोण से, लेकिन उसको स्पष्ट रखो व्यावसायिक दृष्टिकोण से। ये स्पष्ट रखो, कहा जाना चाहिए व्यावसायिक दृष्टिकोण से, क्षेत्र के समग्र विकास के दृष्टिकोण से, क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए, जो तुम्हारे साथ शुरू से जुड़ रहे हैं उन सब के लिए। मंच के मतलब से कही जा सकती है बात, कही जा सकती है भाई, कही जा सकती है। मैंने तो यहां पर समर्थन किया, मैं यहां पर साथ में खड़ा हूं कि उसकी वजह से कम आज इतना व्यापक फैला। मूल मुद्दा यह है कि आज जो परिस्थिति है, नीरज सोनी विरोध क्यों कर रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का? उनको कहां, उनकी भावनाएं कहां आहत हो गई? तो मैं भाई साहब आपसे जो बात कहना चाहता हूं, लोग आपको ब्लैकमेलर कहेंगे, मुझे तकलीफ होगी, व्यक्तिगत रूप से मुझे तकलीफ होगी। इसलिए तकलीफ होगी क्योंकि आप वो नहीं हो। बहुत बढ़िया, आप उनको मशवरा देना चाहते हैं। आप वो नहीं हो नीरज सोनी भैया। आपकी भावनाएं आहत हुई हैं क्योंकि आपने मेहनत की है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पीछे, ये बात मैं समझ पा रहा हूं। आप लोगों से लड़े हो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बनाने के पीछे, खुलेआम लड़े हो, ये भी मुझे पता है। मुझे भी याद है कि एक बार आपने अपने रिश्तों को दरकिनार कर दिया धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पीछे, इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, मैं सबसे बड़ा उदाहरण हूं। लेकिन आपके ऊपर कोई तीसरा व्यक्ति धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आड़ लेकर के अगर अटैक करके चला जाए तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। आपने मेरे साथ क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं चाहूंगा कि आप भी सुरक्षित रहें, और धीरेन्द्र ने जो समाज और क्षेत्र के लिए कार्य कर दिया है अपनी किसी भी जिद, किसी भी हुनर की बदौलत, वो कार्य भी सुरक्षित और संरक्षित रहे।
पर नियत और उद्देश्य क्या होना चाहिए? स्पष्ट और क्लियर। नहीं, यहाँ मैं एक बात और करना चाहता हूँ कि जैसे कई बार आप अगर लोकल मुद्दों को दरकिनार अगर कर भी दें तो आध्यात्मिक रूप से हम कहें कि जैसे एक बार कुमार विश्वास ने भी कहा था कि वो उसे केवल एक ट्रिक मानते हैं। तो ट्रिक, लोग ट्रिक भी बताते हैं और लोग बताते हैं चमत्कार भी कह सकते हैं, आप बता सकते हैं ईश्वर की कृपा भी कह सकते हैं। देखो देखो आप किसे सही मानते हैं? मैं आपको बता दूं, धीरेन्द्र की एजुकेशन और एक प्रोफेशनल एजुकेशन, दोनों में बहुत अंतर है। धीरेन्द्र की स्कूली एजुकेशन है, अर्थाभाव में है, बेहद गरीबी की स्थिति में है। धीरेन्द्र का बैकग्राउंड बहुत ज्यादा विद्वानों वाला या लिटरेचर वाला, साहित्यिक, साहित्य या एजुकेशनल या प्रोफेशनल, बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक स्तर का या यूनिवर्सिटी लेवल का लॉजिकल, या वो नहीं है। आस्था से देख के उनका मामला, उनका मामला है आस्था से जुड़ा हुआ है। वो जिस बैकग्राउंड से आए हैं, धीरेन्द्र जिस बैकग्राउंड से आए हैं, वो बैकग्राउंड नितांत धार्मिक बैकग्राउंड है, नितांत पुरोहिती फकीरी वाला, कथा बांचने वाला, झोला उठाया कथा बांचने चलेगा जटाशंकर, वो वाला बैकग्राउंड है। तो वहां पर अगर उसके अंदर ये आ गया बार बार करते करते, बार बार साधना करते करते कि यार देखो ये चल रहा है ना तुम्हारे दिमाग में, देखो ये चल रहा है ना तुम्हारे दिमाग में, और बार बार वो 2 4 बार 5 बार सत्य निकलता गया सामने वाले को, तो वो रास्ता उसको क्या होता गया, वो हुनर उसके लिए क्या होता गया, सिद्ध होता गया। तो उसके लिए वो उसको क्या बन गया, सिद्धि बन गई। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान। किसी भी विद्या को आप बार बार जब करते जाते हैं तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं सिद्ध हो जाती है। अब उसको आप किस स्वरूप में परोसते हैं, आप उसी स्वरूप में परोसेंगे जिस बैकग्राउंड से आप आए हुए हैं। धीरेन्द्र बैकग्राउंड से आए हुए हैं कर्मकांड के, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। धीरेन्द्र बैकग्राउंड से आए हुए हैं, धीरेन्द्र बैकग्राउंड से आए हुए हैं जहां पर उनके दादा गुरु का जिनका नाम लेते हैं। धीरेन्द्र बैकग्राउंड से आए हुए हैं स्वर विज्ञान के आधार पर या प्रश्नावली के आधार पर लोगों के उत्तर देने वाले बैकग्राउंड से। तो धीरेन्द्र को वो कला, वो हुनर, उनको वो सिद्धि के रूप में नजर आई, इसलिए उन्होंने उसको सिद्धि के रूप में समाज के सामने परोसा। वही ज्ञान उसको, क्या नाम उसका, साह का, सुहानी साह, वो ज्ञान उसको एक लिटरेचर एकेडमिक रूप में मिला, एक वैज्ञानिक रूप में मिला, एक साइंटिफिक रूप में मिला, एक अनुषंगिक, एक अनुसंधान के रूप में मिला, एक एजुकेशन सिस्टम से मिला। तो उसके लिए वो क्या है, नॉलेज, एजुकेशन। तो सुहानी साह के लिए वो एजुकेशन है। अब प्रश्न ये आता है, हम अपने बच्चों को या भारत की आने वाली पीढ़ी को धीरेन्द्र जैसे अभाव में, जहां उसको सुविधाएं नहीं मिली, उसको वो चीज सिद्धि के रूप में समझ में आई, हम उस स्वरूप में अपने आगामी मानवता को देना चाहते हैं बच्चों को, या सुहानी साह के रूप में उसको एक इंटेलेक्चुअल, एक नॉलेज के रूप में, योग्यता के रूप में उसको देना चाहते हैं। ये मेरे सामने सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। किसी हुनर को हम चमत्कार की आड़ में सौंपना चाहते हैं अपने बच्चों को, या एक प्रतिभा के रूप में हम अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं? ये मेरे लिए सबसे बड़ा प्रश्न है। यहां पर क्या होता है, आपके वैभव के चलते कई लोग आपके पास आ जाते हैं, आपका वैभव देखा, आपकी लोकप्रियता देखी, लोग आपके पास आएंगे, चाहे सीएम हो, बिल्कुल, चाहे थोड़ा बहुत और होगा, किसी भी प्रकार के किसी का भी थोड़ा बहुत स्वार्थ और आएगा तो वो भी आएंगे, वो एक बन जाएगी। बट इसका दूरगामी परिणाम हमारी मानवता पर क्या पड़ेगा, एक प्रश्न का विषय मेरे मन में हमेशा से रहा। इस बात को लेकर मैंने धीरेन्द्र से भी कहा कि भाई इसको थोड़ा सा जा करके, आपके पास जो चीज आई है इसको एलैबोरेट करो, इस पर थोड़ा सा गहराई से मंथन करो कि आपको जो हासिल वो है क्या असल में, उसको बताओ, उसको समझाओ, उसको चमत्कार या सिद्धि के रूप में बताने के उसके ऊपर थोड़ा सा वैज्ञानिक अनुसंधान और सही लोगों के साथ बैठ करके उस पर रिसर्च करो। फिर अगर ये ज्ञान कई और लोगों में आ सकता है तो हम भारत में कितने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पैदा कर देंगे जो लोगों के और समाज के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। एक डॉक्टर बना, क्या वो एक डॉक्टर अकेले सारे मरीजों को ठीक कर सके की क्षमता रखता है पूरे विश्व के? अगर आपके पास वो टैलेंट है तो उसको इस स्वरूप में जाना चाहिए। नहीं, अभी आपने जो बात रख रहे हैं मुझे उसी से जुड़ी बात है कि मैं ये चीज देख रहा हूं कि ऐसा केवल बुंदेलखंड में हो रहा है, तो क्या ये अनुसरण मान के चले कि छतरपुर जिले में अचानक से कई ऐसे पर्चा बनाने वाले बाबा लोग प्रकट हो गए हैं? 4-5 नाम तो मेरे जहन में हैं, अचानक केवल छतरपुर जिले में। हालांकि पहले मैं नाम सुना करता था
पंडोकर सरकार का। तो ऐसे अचानक, तो ये आपकी क्या चमत्कार ही है या उनका लोग अनुसरण कर रहे हैं? फिर मैंने बोला, विज्ञापन व्यवसाय की जननी है, और जो विज्ञापन में अच्छे से देखिएगा, मैं अपना व्यवसाय करता हूँ, आप मेरे लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं। देखो साथियों, मैं बड़ा खुला DPSC है, डॉक्टर पाठक होलिस्टिक क्योर है, मेरा व्यवसाय है चिकित्सा, खुला, मैं चिकित्सा व्यवसायी हूँ, मेरा व्यवसाय है चिकित्सा। मैं लोगों को ठीक करने का प्रोडक्ट बेचता हूँ, ठीक है, उनको ठीक करने का, उनको ठीक कैसे होना है उसकी अपनी कीमत निश्चित है, कितने मरीजों को वो प्रोडक्ट दे सकता हूं एक दिन में अपना निर्धारण है। अब उस प्रोडक्ट को बेचना मेरी मजबूरी है, लोगों को बताना कि अधिक से अधिक लोगों तक मेरा प्रोडक्ट जा सके, जिससे मेरे से जुड़े हुए लोगों की दुकानें या मेरे से जुड़े हुए लोगों का व्यापार या आजीविका चल सके। आप स्क्रिप्ट लिखते हैं, अगर मैं आपको कुछ ना दूं तो क्या चल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। आपको आपका मासिक पारिश्रमिक देना पड़ेगा। तो व्यवसाय की मजबूरी है उससे जुड़े हुए लोगों को सबको साथ करके चलना, लेकिन वो व्यवसाय की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। हाँ सही बात। एक आपका प्रोफेशन है, मान लो जो चिकित्सा का प्रोफेशन, उसको लोग चमत्कार की दृष्टि से बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। भाई आप दवा देते हैं, औषधि देते हैं, लोगों को आराम मिलता है, ठीक है, लेकिन कहीं से भी वो चमत्कार नहीं है। आप औषधि देते हैं, वो ठीक है। अब विज्ञापन में पर्चा सिस्टम फेमस हुआ, विज्ञापन में पर्चा सिस्टम फेमस हुआ। असल प्रोडक्ट क्या है? लोगों की बीमारी को ठीक करना, ठीक है। अब वो बीमारी कैसे ठीक होती है? भगवान के ऊपर आस्था बढ़ाने से, व्यक्ति के मानसिक विकारों को शांत करने से, व्यक्ति के मन को पढ़ लेने से आधी बीमारी ठीक हो जाती है। मैं भी करता हूं, मेरे पास मरीज आता है, मैं उसके मन को पढ़ने की कोशिश करता हूं। अगर मरीज को बिना उसके पूछे अगर मैंने उसकी आधी बीमारी बता दी तो आधा तो वो रिलैक्स हो जाता है। अंदाजा मतलब आप लगा लेते हैं कि कर नहीं उसके जहन में क्या है, कर नहीं पड़ता वो चीज। तो ये एक सामान्य सी बात है, कोई व्यक्ति आपके पास आया, आपके आवामंडल में आया, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये व्यवसाय है ना, ये व्यवसाय है ना, उसके एवज में आपको एक फीस लेनी चाहिए ना। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को उसके एवज में एक फीस लेना चाहिए, उसको व्यवसाय के स्वरूप में डालना चाहिए, और अपने जैसे कई लोगों को प्रशिक्षित करके अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहिए। उसका फ्रेंचाइजी सिस्टम डेवलप कर देना, खुद बस क्यों पर्चा बनाए? बहुत बड़ी बात है। एक छोटी सी बात है, एक अच्छा व्यवसायिक प्रकल्प है। आप करोड़पति नहीं अरबपति बनिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, हमारे धीरू भाई अंबानी जैसे एक प्रकल्प खड़ा करके एक नया सिस्टम डेवलप कर दें, बट व्यवसाय की श्रेणी में रख करके, ना कि धर्म की चाशनी में उसको इस तरीके से प्रस्तुत कर। क्यों मैं आप देख रहा हूं, मैं तमाम लोग ज्योतिषाचार्य जो होते हैं, हाँ, वो भी भविष्य बताते हैं, कुछ कहते हैं, लेकिन अब वो व्यापारिक श्रेणी में आ चुके हैं। वो कहते हैं भैया हम आपका ये काम बना, ये समस्या है आपकी, ग्रह नक्षत्र के तौर पे अब ये करेंगे तो आप उसको जो एक स्वरूप धर्म की चाशनी होती, मैं यहीं पर धीरेन्द्र से बोला कि इस चीज को थोड़ा सा हट करके चलो। अब आपके आभा मंडल और बड़ा, मार्केटिंग बढ़ी, थोड़ा सा भीड़ बढ़ी, भीड़ देख करके भीड़ बढ़ती है, होना था। अब आज जो भीड़ को बढ़ाने में आपके शुरुआत से सहभागी थे, वो सब अपने आप को क्या फील करते हैं? यूज एंड थ्रो, ठगा हुआ। 2-4-5 जो एडजस्ट हो गए होंगे, किसी भी तरीके से लगे होंगे या संतोषी होंगे स्वभाव के, वो लगे होंगे। जो जिनको एडजस्टमेंट नहीं मिला होगा वो बेचारे। तो कोई भी आज जो बात है, आज की जो परिस्थिति में बात है, आज जो नीरज सोनी जी को कहा जा रहा है कि उनकी कहीं ना कहीं उनका एडजस्टमेंट नहीं हुआ या उनका कहीं व्यवस्था नहीं बनी, हाँ, इस तरीके से सवाल आ जाए, इसलिए ये बोल बात बिगड़ गई, इसलिए बात बिगड़ रहे हैं। तो अगर आप उसको व्यावसायिक दृष्टिकोण से लेकर चलेंगे तो आज नीरज के साथ बात बिगड़ी है, कल किसी और के साथ भी बात बिगड़ सकती है, मेरी शंका ये है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज से बचें। इसलिए इसको व्यवसाय को व्यवसाय जैसा रखें, धर्म को धर्म जैसा रखें, कथा को कथा जैसा रखें। अपने आसपास उन 4 लोगों को या ऐसे लोगों को जमा ना होने दें जो आपकी थेसिस को, आपकी सोच को, आपकी नियत को, आपके आवामंडल को, आपकी पवित्रता को प्रभावित कर सके। क्योंकि प्रश्न इस मार्ग में उठेंगे, उठते आए हैं, उठते रहेंगे, उससे बचना है तो अपनी लोकप्रियता की वासना पर थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? नियंत्रण लगाना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पे सवाल, सबसे बड़ा सवाल तो लोगों के मन में ये आएगा, आपसे जवाब चाहेंगे कि
जब ऐसा है, आपकी किन्हीं बातों से लोग सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, तो इतनी बड़ी फैंस फॉलोइंग, इतना ज्यादा जन समर्थन, इतनी ज्यादा पीछे भागना, लाखों नहीं करोड़ों लोग पीछे भागते हैं, दीवाने हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? उन्हें क्या दिखता है? यूट्यूब, और यूट्यूब में बनाएंगे शानदार रील, उसमें चले हुए बैकग्राउंड में गाने, उसमें बजे हुए म्यूजिक, उसके साथ चेहरा, फोटो। हीरो की ब्रांडिंग कैसे होती है साहब? किसी भी व्यक्ति की ब्रांडिंग कैसे होती है? आप मेरी ब्रांडिंग कैसे कर रहे हैं? आप मेरी आप जो करते हैं उसको बेहतर तरीके से जनता के सामने रख रहे हैं। आप प्रस्तुत कर रहे हैं ना, अपनी पूरी टीम के साथ आप लोग प्रस्तुत कर रहे हैं ना, उससे क्या हो रहा है? लोग प्रभावित होते ना। लेकिन अगर उसमें सच्चाई नहीं होगी तो कितने दिन वो प्रभावित रहेंगे? एक दिन उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी, एक दिन सच्चाई सामने आ जाएगी। वही चीज, और वो सच्चाई सामने कौन लाएगा? वही लाएंगे जो वही मीडिया लाएगा, वही लोग जो आज महिमा मंडन कर रहे हैं वही लोग लाएंगे। आप पत्रकार हैं तो सच्चाई के रास्ते पर चलोगे धीरेन्द्र बाबू, तो आपको कभी खतरा नहीं होगा। और नीरज भैया, आपके ऊपर अगर कोई आरोप लग रहे हैं तो वो मुझे आहत कर रहे हैं। 3 साल पहले मैं जिन मुद्दों को लेकर के धीरेन्द्र को टोक रहा था, आज आप उन्हीं मुद्दों को लेकर के धीरेन्द्र को पुनः कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसलिए आपकी नियत पर या आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। अगर ये प्रश्न चिन्ह थे तो आप हमारे साथ उस समय भी खड़े हो सकते थे। ये कह सकते या तो धीरेन्द्र बदल गए या आप बदल गए, दो में से कुछ हुआ। और अगर दोनों लोग सही हैं तो दोनों लोग आपस में बैठिए, सही दृष्टिकोण के साथ, सही नियत के साथ क्षेत्र का, समाज का और धर्म के उत्थान में सहयोगी बनिए। धीरेन्द्र जी, आप भी, मैंने आपसे अकेले में भी कहा था और मैं इस वीडियो के माध्यम से जनता की आवाज के साथ कह रहा हूं, आपके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। धोखे में ही सही आपने, वो बोलते ना हनुमान जी ने खेल खेल में ही सही सूरज को निगल लिया था, लिलियो ताही मदन पर जानू। धोखे में ही सही, तुम्हारे खेल खेल में ही सही लोकप्रियता अगर आ गई है तो हम इसको सदुपयोग करने लगे। ये मान के चलें कि लोग आपको उनका विरोधी साबित करने पर तुले रहते हैं, लेकिन आप एक लिहाज से देखें तो जो लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं किसी प्रकार का दाग ना लगे, किसी प्रकार की कमी ना आए। आप इस प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री के हितैषी हैं और उनको सलाह मशवरा देना चाहते हैं। यही आपको? बिल्कुल, मेरा उद्देश्य हमेशा से यही रहा। उस समय भी मैं आवेग में था उस समय, लेकिन अब अगर उस समय नीरज भैया जो हमारे विरोध में चले गए थे, अगर मेरे सहयोग में आकर के यही बात कहते कि राघव आओ धीरेन्द्र के साथ बैठ करके अपन बात करते, वो व्यक्ति ऐसा नहीं है, तो वो बात वहीं सुलझ जाती। आप मेरे विरोध में आकर के सामने से उसी तरीके से खड़े हो गए जैसे धीरेन्द्र। अगर धीरेन्द्र गलत नहीं है, अगर धीरेन्द्र गलत नहीं है तो धीरेन्द्र को भी सामने आकर के या किसी तीसरे व्यक्ति को जो उन दोनों को जानता है, सामने आकर के उन दोनों को आपस में बैठा करके उन दोनों की सुलह करा देनी चाहिए। लेकिन अगर धीरेन्द्र गलत है, अगर धीरेन्द्र वाकई सह पर, धीरेन्द्र की सह पर ही ये सारी घटनाक्रम हो रहे हैं, जिन घटनाक्रमों का आविर्भाव हो रहा है, तो धीरेन्द्र ये आपके लिए और समाज के लिए और धर्म के लिए भी कहीं ना कहीं हानिकर हो सकता है। हानिकर हो सकता है नहीं, हानिकर ही है, तो उससे बचो। धर्म को मेरे भाई कटघरे में मत आने दो और खुद के लिए समय निकालो। मेरी व्यक्तिगत सलाह है, खुद के लिए समय निकालो। बहुत से ऐसे प्रश्न हैं कि जो अनुशासन के आधार पर जो कार्य किए जाते हैं, जो सिद्धांतों पर जो लंबी भूमिका होती है, उसके लिए बहुत तपाना पड़ता है, बहुत गलाना पड़ता है। मैं तो यही मानूंगा, छोटे हो, जल्दबाजी में, खेल खेल में कोई बड़ी उपलब्धि आ गई तुम्हारे पास, उस उपलब्धि का सम्मान हम सब बुंदेलखंडवासी और आपके चाहने वाले जिन्होंने आपको बढ़ाया वो सब करें और आपको भी संरक्षण दें। नीरज भैया, आप भी सामने आकर के बैठ करके धीरेन्द्र से बात करो, जो चीजें हैं आपस में सुलह करो, और इससे हमें लगता है ये बात यहीं खत्म हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। मेरा इससे अलग इतर कोई तीसरा उद्देश्य न कल था, न आज है और न कल होगा। तो धर्म को कटघरे में न खड़ा करें, अपनी व्यावसायिक जरूरतों को या अपनी आजीविका संबंधी जरूरतों को लेकर के धर्म पे आक्षेप न लगे। दोनों लोग इतना ध्यान रखना। बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर राघव पाठक ने कि धर्म को कटघरे में ना खड़ा किया जाए। और जाहिर सी बात है कि एक डॉक्टर का जो धर्म होता है, डॉक्टर का जो दायित्व होता है,
औषधि के माध्यम से लोगों का रोग दूर करना होता है। और अगर धर्म पे ही कहीं ना कहीं कुठाराघात होता है, कोई आक्षेप लगता है, और उसको दूर करने का जो बीड़ा है डॉक्टर साहब ने उठाया है, और तमाम मुद्दों को लेकर हमने विस्तार पूर्वक बात करी। आगे भी ये श्रृंखला जारी रहेगी। और आज डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तार पूर्वक अपनी बात रखी, और आपका डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन मुद्दों के साथ, इन चर्चाओं के साथ हम लगातार आपसे संवाद करते रहेंगे। और आज जो बातें निकलकर सामने आई हैं, हमें लगता है कि आगे भी ऐसे ही चीजें निकलकर सामने आए, और हमारे बुंदेलखंड, छतरपुर का, इस क्षेत्र का बेहतरीन तरीके से विकास हो, बहुत अच्छा करे, और ये सिलसिला यूं ही जारी रहना चाहिए। नमस्कार, जुड़े रहिए हमारे साथ। अगले अंक में फिर से आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।